हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 6 की बुक का 8वां चैप्टर है गांव, शहर और व्यापार। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी आप लोगों की कंप्लीट हो गई है, क्लास 6 की, क्लास 7 की शुरू हो गई है। तो आप लोग वो वीडियो भी देखते रहिए क्योंकि NCERT जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है CTET एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी और औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। तो प्रभाकर देख रहा था कि लोहार जो हैं कैसे लोहे को गर्म करके पीट रहे हैं और उससे औजार बना रहे हैं। तो ये सब उसे देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। आगे लिखा है लोहे के औजार और खेती। तो लोहे के औजारों की शुरुआत कब से हुई और खेती के बारे में पढ़ेंगे। खेती में लोहे के औजारों का उपयोग किया जाता है। तो लिखा है लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। तो लोहे का प्रयोग आज से नहीं हो रहा है, इसका प्रयोग लगभग 3000 साल पहले से हो रहा है। आगे लिखा है महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। तो अध्याय 4 में बताया था कि कितने प्रकार के औजार मिले थे, लोहे के, पत्थर के, ये सब पढ़ा था उसमें। आगे लिखा है करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से तो लोहे का जो प्रयोग है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसके उपयोग का, बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है लगभग 2500 वर्ष पहले। अब लिखा है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो कृषि में उत्पादन को बढ़ाया जा सके इसके लिए अन्य कदम उठाए गए। तो वो कदम क्या क्या थे उनके बारे में जानेंगे। लिखा है समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो पहले क्या था कि बीज बो दिए जाते थे ज़मीन में, जैसे कि धान की खेती करना है तो उसके बीज बो दिए जाते थे और धान की खेती की जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब विकास हुआ तो फिर उसकी धान की पौध तैयार की जाने लगी और उन पौधों को दूसरी जगह पर रोपा जाने लगा। तो उससे जो है कृषि में उत्पादन को बढ़ाया गया। इसी प्रकार से सिंचाई के लिए भी विकास किया गया, नहरें बनाई गई, कुएँ, तालाब, कृत्रिम जलाशय, ये सब बनाए गए। अब लिखा है गांव में कौन रहते थे। लिखा है इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार, अदमई कहलाते थे। तो याद रखिएगा इनको। तो तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार, भूमिहीन मजदूर दास कहलाते थे। इसके अलावा कडेसियार और अदमई भी इन्हें ही कहते थे, किन्हें, भूमिहीन मजदूरों को। आगे लिखा है देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ये बात हो रही है उत्तरी हिस्से की। और आगे लिखा है अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। तो ग्राम भोजक का जो पद था वह आनुवंशिक था। यदि कोई व्यक्ति
जो है ग्राम भोजक है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी के ही परिवार का कोई अन्य सदस्य ग्राम भोजक बना दिया जाता था। आगे लिखा है ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तो ग्राम भोजक कौन होता था? गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी, यानी जिसके पास सबसे अधिक ज़मीन होती थी और इनके ज़मीन पर दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो ग्राम भोजक क्या करते थे? कर भी वसूलते थे, क्योंकि ये शक्तिशाली होते थे तो राजा इनको यही कार्य सौंप देते थे कर वसूलने का, और ये कभी कभी पुलिस का भी कार्य किया करते थे। आगे लिखा है ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो गृहपति कौन थे? जिनके पास कम ज़मीन होती, यानी छोटे किसान होते। और कुछ लोग ऐसे भी होते जिनके पास ज़मीन नहीं होती, यानी जो भूमिहीन होते। तो ये क्या करते? दूसरों की ज़मीन पर काम करते और अपने जीवन को चलाते। आगे लिखा है अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो अधिकतर गांव में ये लोग पाए जाते थे। कौन कौन? लोहार जो लोहे का काम करते थे, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बढ़ई जिन्हें लकड़ी का काम करना अच्छा लगता है, यानी जो लकड़ी से सामान बनाते हैं, और बुनकर और शिल्पकार भी होते थे। अब यहाँ पर प्राचीनतम तमिल रचनाओं के बारे में लिखा है और इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इनको पढ़ना आवश्यक है। लिखा है तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब सिक्कों के बारे में लिखा है कि सिक्के किस प्रकार के होते थे। तो चलिए सिक्कों के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है आहत सिक्का। अब यहाँ पर आहत सिक्कों के बारे में लिखा है आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाई। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलन में रहे। तो इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, लेकिन चिन्ह जो है ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा गया है। तो गांव के बारे में पढ़ लिया कि गांव में कौन कौन रहते थे। अब लिखा है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। लिखा है अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो उदाहरण के लिए मथुरा के बारे में बताया गया है
कि ये दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। इसमें अनेक मंदिर थे और किसान और पशुपालक जो थे शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र भी था, मूर्तियां बनाने का। आगे लिखा है लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये धार्मिक केंद्र भी रहा है, बौद्ध विहार और जैन मंदिर यहाँ पर हैं, लेकिन ये कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था और अभी भी है। आगे लिखा है मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो मथुरा में अभिलेख भी हैं, मूर्तियां, प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं। और ये अभिलेख कैसे हैं? संक्षिप्त हैं और स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा जो मठ और मंदिरों में दान दिया जाता था उनका ये उल्लेख करते हैं। अब लिखा है शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो उत्तरी भाग में जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के, ये बहुत ही पतले हैं और सुंदर हैं और इन्हें क्या कहते हैं? उत्तरी काले चमकीले पात्र। आगे लिखा है ध्यान रहे अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। आगे लिखा है अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं जहां लोग पैसे जमा रखते। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता। उससे मिलने वाले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता। तो श्रेणियां जो थीं वो बैंकों के रूप में काम करती थीं। यहाँ पर लोग अपने पैसे जमा रखते थे और जो पैसे जमा रखते थे उसके जो बदले में उन्हें लाभ मिलता था, तो उस लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता और कुछ हिस्सा उसका मठ और धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। अब यहाँ पर उत्तरी काले चमकीले पात्रों के बारे में लिखा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। अब यहाँ पर सूत कातने और बुनने के नियम लिखे हैं, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। लिखा है ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है।
इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो ये सूत कातने और बुनने के नियम हैं जो अर्थशास्त्र में लिखे हैं। आगे लिखा है सूक्ष्म निरीक्षण अर्कामेडू। तो यहाँ पर अर्कामेडू का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है और उसके बारे में लिखा है मानचित्र 7 में अर्कामेडू ढूंढो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अर्कामेडू एक पत्तन था जहां दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहां से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एराटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो ये अर्कामेडू के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर क्या क्या मिला है। अब लिखा है व्यापार और व्यापारी के बारे में। लिखा है तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ उपमहाद्वीप के अनेक पुराने स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो उत्तरी काले चमकीले जो पात्र थे उनके बारे में लिखा है, लेकिन ये हैं अवलेखित मिट्टी के बर्तन। इन पर जो है लिपि लिखी हुई है। लिखा है कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अवलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अवलेख भी कहा जाता है। तो ये अवलेखित मिट्टी के बर्तन हैं और वहाँ लिखा हुआ है उत्तरी चमकीले काले पात्रों के बारे में। आगे लिखा है दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि काले सोने के नाम से किसे बुलाया जाता था, तो वह काली मिर्च है, इसे याद रखिएगा। आगे लिखा है व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो दक्षिण भारत में रोमन सिक्के मिले हैं सोने के, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि उस समय वहाँ पर रोम के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा होगा, तभी सिक्कों का आदान प्रदान किया गया है। आगे लिखा है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था।
तो नाविक जो होते मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाते और उन्हीं के साथ ये अपनी यात्राओं को जल्दी पूरा कर लेते और इन यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। उन्हीं से ये समुद्री यात्राएं की जाती थीं। आगे लिखा है समुद्र तटों से लगे राज्य। तो समुद्र तट से जो राज्य लगे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। लिखा है उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। और ये जो प्रश्न है वो पूछा जा चुका है कि मूवेनदार किन्हें कहा जाता था। तो इनका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये थे चोल, चेर और पांड्य। तो आप लोगों को याद रखना है मूवेनदार कौन कहे जाते थे, चोल, चेर और पांड्य। आगे लिखा है करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। यानी इनके दो दो सत्ता के केंद्र थे, एक तट पर होता और एक अंदर होता। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। आगे लिखा है ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। यानी ये नियमित कर नहीं लेते थे बल्कि उपहारों की मांग किया करते थे और ये कभी कभी सैनिक अभियानों पर भी निकल जाते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। आगे लिखा है इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखीं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो जो संगम कवि हैं उन्होंने उन मुखियाओं के बारे में कविताएं लिखी हैं, उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें उपहार में कीमती जवाहरात देते, सोने के जेवर, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। आगे लिखा है इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो आप लोगों को याद रखना है कि सातवाहन शासकों में सबसे प्रमुख राजा कौन थे, तो वह थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अब लिखा है सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के बारे में। तो लिखा है कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। और यही प्रश्न पूछा जाता है तो यही आप लोगों को याद रखना है। आगे लिखा है करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो रेशम मार्ग के बारे में भी पढ़ लिया। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।